Dear student, today we are discussing acute respiratory distress syndrome. That's a unit of adult health nursing. In this unit we will discuss that what is acute respiratory distress syndrome, what are its causes, manifestations, nursing diagnosis and intervention. तो इसमें हम MCQs भी साथ में मेंशन करेंगे कि इस यूनिट में हमारे पास कौन से पॉसिबल MCQs आ सकते हैं. Acute respiratory distress syndrome. Acute respiratory distress syndrome is a type of respiratory failure that is characterized by rapid onset of widespread inflammation in the lungs. तो ये हमारे पास क्या है कि ये रिस्पायरेटरी जैसा कि इसके नाम से भी जाहिर है कि ये हमारे पास एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है कि इसमें रिस्पायरेटरी फेलियर होता है. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है एक्यूट ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स काज हो जाता है. आपके इन लंग्स जो है वो एकदम से जो है फुल हो जाते हैं फ्लूइड वगैरह से. तो फिर क्या होते हैं कि आपके लंग्स की जो वो फंक्शन है वो एकदम स्टॉप हो जाता है. तो इसके सिम्टम हमारे पास फिर क्या होते हैं कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा क्योंकि आपके जो लंग्स है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होंगे. तो आपको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा जिसे डिस्पनिया कहते हैं. रैपिड ब्रीथिंग टेकिप नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी को इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही. तो आपकी बॉडी कंपेंसेशन में जो है क्या करेगी कि आपकी ब्रीथिंग ज्यादा करेगी. तो इससे फिर आपको पता चल सकता है कि ये एआरडीएस की तरफ जा रहा है. अगर पेशेंट की जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, वो ब्रीथिंग रैपिडली वो ब्रीथ कर रहा हो. एंड ब्लूइश स्किन कलरेशन साइनोसिस भी होता है. क्यों साइनोसिस? इसलिए होगा कि अगर लंग्स की फंक्शंस कम है तो ऑक्सीजन आपके बॉडी में कम और CO2 ज्यादा जिसकी वजह से साइनोस हो. तो ये तीन हमारे पास जो है साइन सिम्टम है किसके? एआरडीएस के. या किसकी डिफिनेशन है कि द इनएबिलिटी ऑफ द कार्डियक एंड पल्मोनरी सिस्टम टू मेंटेन एन एडिक्वेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन द लंग्स. देखो जब आपका कार्डियक और पल्मोनरी सिस्टम आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार उसके एक्सचेंज सही से नहीं कर सके तो फिर ये आपकी बॉडी एआरडीएस में चली जाती है. आपको एक्यूट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपको हो जाता है. कि इसमें क्या होता है कि जब आपके उसमें इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है और आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा हो जाता है तो तब आप एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चले जाते हैं. एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज सडन एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ एक्यूट रिस्पिरेटरी फेल्यूर इन विच alveolar capillary membrane become damaged and more permeable to intravascular fluid, resulting in severe dyspnea, hypoxemia and diffuse pulmonary infiltrate. क्या होता है कि एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में हमारे पास प्रोग्रेसिव ये कि ये आगे बढ़ता है, ये और भी इंक्रीज होते हैं आपके जो है इस कंडीशन आपकी और भी बिगड़ती हैं और ये एक्यूट होता है एकदम से आपको ये होता है. सही है ये डिसऑर्डर. तो इसमें क्या होते हैं जो हमारे पास लंग्स वगैरह में कैपिलरी है उसकी परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सीमिया होगा और पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट वो जो है डिफ्यूजन वगैरह जो पल्मोनरी वगैरह तो उसमें क्या होते हैं कि उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है. जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो आपका लंग जो है वो सुकड़ना और फैलना और मींस रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन जो है वो सही से नहीं करता. आप इसके साइन एंड सिम्टम कौन से होंगे? आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा. आपको पता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. फास्ट ब्रीथिंग, आप तेज तेज से सांस लेंगे ताकि आपके पास ऑक्सीजन की मिकदार नॉर्मल हो जाए. लो ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है आपके ब्लड में जो है ऑक्सीजन कम हो जाएगा, आप हाइपोक्सेमिक हो सकते हैं. मसल फटीग, जनरल वीकनेस, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा, एटीपीज नहीं बन रही तो आपको कहें कि आपको मसुलर फटीग होगा. ड्राई हैकिंग कफ, आपको ड्राई कफ भी हो सकता है इसमें क्योंकि आप कोशिश करेंगे ब्रीथ वगैरह के लेकिन आप सही से ब्रीथिंग नहीं कर सकेंगे, आपको कफ हो सकते हैं. और क्योंकि ये हमारे पास सिंड्रोम इन्फ्लेमेशन कर देता है फिर इसके साथ आपके पास फीवर भी आपको होगा. इसके काजेज क्या कौन कौन से? इसके काजेज हमारे पास नमूनिया है। अगर किसी पर्सन को नमूनिया है, ऑलरेडी लंग्स उसके प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये हो सकता है एस्पिरेशन इनहेलेशन लंग इंजरी। अगर
कोई एस्पिरेशन वगैरह की वजह से किसी पर्सन को जो है लंग्स इंजर हो गए तो किसी भी टाइम जो है वो इस कंडीशन में एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जा सकता है। लंग्स कंट्यूजन, चेस्ट ट्रामा, अगर किसी एक्सीडेंट वगैरह में किसी के लंग्स वगैरह डैमेज हो गए हो, इफेक्ट हो गए, या चेस्ट वगैरह जो है वो इफेक्ट हो चुका है। सेप्सिस, अगर किसी को जो है ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या अगर किसी जो है बॉडी को इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन बॉडी में है, या कोई पर्सन शॉक में है, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो ये भी आपके पास लंग्स की तरफ जा सकता है। ट्रामा, ट्रामा ये है फेट एम्बोलिज्म, अगर आपके पास कई वेन वगैरह, कई कैपिलरीज वगैरह लंग्स में जो है एम्बोलिज्म, फेट एम्बोलिज्म जो है वो हो चुका है तो आपके पास लंग्स वगैरह जो वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब ब्लॉक होंगे तो आपके पास जो है नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा लंग्स के टिश्यू का और आप एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चले जाएंगे। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास और ट्राली, ट्राली क्या है कि ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी, कि अगर ट्रांसफ्यूजन वगैरह आपने किसी पर्सन को किया है और उसकी वजह से आपके जो है लंग्स पे जो है बैड इफेक्ट कोई रिएक्शन हो गया है, या आप जो है हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह या कोई और भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपके लंग्स कोलैप्स होना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये हमारे पास फिर काज हो जाता है ARDS का। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये ARDS क्या होता है, क्या करता है आपके बॉडी में, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगा, किस तरह। ARDS इज अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द लंग्स नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हार्ट फेल्यूर। इसमें क्या होते हैं कि ARDS में हमारे पास चूंकि परमेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, आपके लंग्स में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, लेकिन ये आपको जो है इसको हार्ट फेल्यूर के साथ जो है वो मैच नहीं कर सकते, क्योंकि जब किसी पर्सन का हार्ट फेलियर होते हैं तब भी हमारे पास जो है चेस्ट में एक्युमुलेशन होती है फ्लूइड की, लेकिन ARDS की फ्लूइड एक्युमुलेशन वो डिफरेंट है उस हार्ट के प्रॉब्लम से। It is typically provoked by an acute injury to the lungs that result in flooding of the lungs. Microscopic air sac responsible for the exchange of gases such as oxygen and carbon dioxide with capillary in the lungs. क्या हो जाते हैं कि जब हमारे पास लंग्स की अगर एक्यूट इंजरी होती है, RTA हो गया, कोई ट्रामा हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाते हैं कि लंग्स हमारे पास फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है लंग्स में, वो कैपिलरी जो है वो फ्लूइड से फिल हो जाती है, आपके पास जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब नहीं होता तो आपके पास CO2 और ऑक्सीजन की कैपिलरीज वगैरह और लंग्स में एक कैपिलरीज वगैरह में जो है उसकी वहीं पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप हाइपोक्सेमिक में आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कैपिलरीज में कम होता है, CO2 ज्यादा हो जाते हैं, आप साइनोस हो सकते हैं, आप हाइपोक्सेमिक में हो सकते हैं। अब डायग्नोस इसको किस तरह करेंगे कि हम चेस्ट एक्सरे लेंगे, हम जो है चेस्ट एक्सरे बनाएंगे, सही है। इसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, ECG कर सकते हैं ताकि हमारे पास हार्ट की एक्टिविटी का पता चल सके। इसके बाद हमारे पास जो है CT स्कैन्स होते हैं, CBC हम और ABGs। CBCs हम किस लिए करेंगे, CBCs हम इसलिए करेंगे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। ABGs हम इसलिए करेंगे कि ऑक्सीजन CO2 कंपेंसेशन मैकेनिज्म पर्सन का क्या कर रहे हैं, कि उसके pH कितनी है, तो इसके लिए हम ABGs करेंगे। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि अगर पर्सन को पेन है, क्योंकि इसमें इंतहाई ज़्यादा पेन होते हैं, हम उसको सेडेट रखेंगे। ब्रीथिंग टेस्ट करेंगे टू डिटरमाइन व्हेन इट्स सेफ टू रिमूव द ट्यूब एंड वेंटिलेटर। अगर इस कोई पर्सन वेंटिलेटर वगैरह पे है, या कोई पर्सन जो है इस तरह ऑक्सीजन वगैरह पे है, या कोई पर्सन जो है वो सपोर्ट पे है, ब्रीथिंग सपोर्ट पे, तो हम पहले उसका ब्रीथिंग टेस्ट करेंगे। ब्रीथिंग टेस्ट क्या हो जाता, ब्रीथिंग टेस्ट क्या होता है, तो ये इसके हमारे पास एक अलग वीडियो है, उसमें आप देख ले, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ब्रीथिंग टेस्ट क्या होता है। ब्लड थिनर टू प्रिवेंट क्लॉट्स, हम ब्लड थिनर जो है वो उसको देंगे ताकि क्लॉट्स वगैरह हमारे पास ना बने और ब्लड सर्कुलेशन आपके पास नॉर्मल हो। मिनिमाइजिंग फ्लूइड बिल्ड अप इन दी लंग्स, आप क्या करेंगे कि जो लंग्स में जो फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ है तो आप जो है डायरेटिक वगैरह देंगे ताकि वो फ्लूइड वगैरह वो उसके बॉडी से निकल जाए, उसके लंग्स पे प्रेशर ना हो। मिनिमाइजिंग स्ट्रेस अल्सर इन द स्टमक, मिनिमाइजिंग स्ट्रेस अल्सर इन द स्टमक, अगर उस पर्सन वगैरह जो स्ट्रेस वगैरह है तो आप उसको मिनिमाइज करेंगे कि वो स्ट्रेस वगैरह टेंशन वगैरह इतना ना ले, ताकि जो है हमारे पास स्टमक वगैरह के अल्सर जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो हमने स्ट्रेस अल्सर को मिनिमाइज करना
होगा जितना हमसे हो सके। एक्टिव मोबिलिटी एंड फिजिकल थेरापी टू प्रिवेंट मसल वीकनेस, उसको हम एक्टिवली मोबाइल रखेंगे पर्सन को, उसकी चेस्ट थेरापी भी हम करेंगे तो और जो है ताकि उस पर्सन में हमारे पास एक्युमुलेशंस ऑफ जो है उस पर्सन की जो हमारे पास मसल जो है वो वीक न रहे, वो हमारे पास एक्टिव हो, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो। अच्छा, अब जब हम उस पर्सन को इंट्यूबेट करते हैं वेंटिलेटर वगैरह पे अगर हम पर्सन को रखते हैं तो उसको हम ये पोजीशन पे रखेंगे। वो पर्सन अगर सेडेट हो और वेंटिलेटर पे तो उसका ये पोजीशन, इसको कहते हैं वॉलमैन प्रोन पोजीशन। प्रोन तो जो है उसके उल्टा क्यों कहते हैं प्रोन। अगर ये इस तरह लेटा हो, जिस तरह देखो ये इसकी, ये देखो ये इसके हाथ इस तरह है, इसका बैक उस साइड पे भी हाथ इस तरह होगा, ये उसके हैंड की पोजीशन है, ये उसके हेड की पोजीशन है। अगर इस तरह का पेशेंट हो तो इसको कहते हैं वुलमैन प्रोन पोजीशन। तो ये क्या कब इसको हम करेंगे कि ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इसको याद रख ले कि ईआरडीएस में हम जो है वेंटिलेटर पे अगर पर्सन हो तो हम उसको इस पोजीशन में रखेंगे। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि बेरोट्रामा होगा, क्योंकि आपके पास जो है प्रेशर वगैरह बिल्डअप हो जाते हैं आपके लंग्स में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपको हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, आपको लंग्स जो है वो फाइब्रोस हो सकते हैं, आपके लंग्स जो है उसमें ब्लॉकेज आ सकता है उसके वेसल्स वगैरह में। अगर कोई पर्सन वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया हमारे पास अक्सर होता है कि लोग जो है वो वेंटिलेटर पर इतने ज़्यादा दिनों तक रहते हैं कि वो फिर हमारे पास क्या होते हैं कि वो नमूनिया उसमें हो जाता है, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज, अगर आप हाइपोक्सिया आपको है, हाइपोक्सीमिया है, आपको आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो आपका ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है। हार्ट रिदम आपके एबनॉर्मल हो सकते हैं। एटेलेक्टेसिस आपके पास हो सकता है। एटेलेक्टेसिस क्या है कि चेस्ट में जब हमारे पास फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाए तो इसको कहते हैं एटेलेक्टेसिस। तो ये हमारे पास जो है इसमें हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी जो है वो उसका एक काज है कि इसमें हमारे पास जो है आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होता है। नर्सिंग डायग्नोज क्या होंगे कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस बिकॉज ऑफ द फ्लूइड एक्युमुलेशन इन लंग्स, बिकॉज ऑफ द म्यूकस प्रोडक्शन इन द लंग्स, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू वीक मसल्स, उसके मसल्स वीक हैं, फ्लूइड जो है उसके एक्युमुलेशन, फ्लूइड एक्युमुलेट हो गए हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, उसकी मसल्स जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, एटीपी नहीं बन रहे, तो वो जो है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एक्टिविटी नहीं कर सकेगा। एंजाइटी, उसके डिजीज जो उस प्रॉब्लम की वजह से उसे एंजाइटी भी हो सकती है। और एस्पिरेशंस का भी रिस्क होते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है कि उसके मस्कुलर एक्टिविटी सही नहीं है, उसके लंग सही से काम नहीं कर रहे, वो जो है वेंटिलेटर वगैरह लगा हुआ है, तो इससे हमारे पास फिर एस्पिरेशंस के खतरे होते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या करेंगे कि हम उसको आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कॉज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये एआरडीएस उसको किस वजह से हुआ है? ट्रामा की वजह से हुए हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से हुए हैं, नमूनिया की वजह से हुए हैं, तो हम उस काज को जो है ट्रीट करेंगे। ऑक्सीजन जो है उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि उसके अपने लंग जो है वो ऑक्सीजन की सही ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। हम पेशेंट को जो है हाई फॉलोअर पोजीशन में रखेंगे। अब यहाँ देख लिया आप कि पेशेंट को हमने हाई फॉलोअर पोजीशन में रखना है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे तो पर्सन सीडेट था और वेंटिलेटर पे था, लेकिन अगर पर्सन वैसे हैं तो हम उसको हाई फॉलोअर पोजीशन में रखेंगे ताकि जो है उस ज़्यादा तकलीफ ना हो, उसको सांस लेने में ज़्यादा अटेम्प्ट ना करना पड़े। रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक एज प्रिस्क्राइब, हम फ्लूइड इंटेक को रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके बॉडी में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो चुका है, वो जो है हाइपरटेंसिव है, तो वो हम जो है उसको जो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करेंगे। उस पर प्रोवाइड रिस्पिरेटरी ट्रीटमेंट एज प्रिस्क्राइब, जो रिस्पिरेटरी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब हो चुका है वो हम प्रोवाइड करेंगे। डायरेटिक हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे ताकि उसके बॉडी में जो है फ्लूइड की मिकदार नॉर्मल पे आ सके। एंटीकोगुलेंट हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि उसके बॉडी में हमारे पास कोगुलेशन वगैरह ना हो लंग्स वगैरह में, क्योंकि फ्लूइड वगैरह ज़्यादा हो चुका है, तो आपके पास हमारे पास क्या होते हैं कि क्लॉटिंग वगैरह हमारे पास ना हो सके। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कार्टिकोस्टेरॉइड हम उसको देंगे। प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन यूजिंग
पीप। क्या है कि हम अगर पर्सन जो है वो उसको खुद सांस लेने वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको इंट्रीब्यूट के लिए उसको वेंटिलेटर पे हम रखेंगे, उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे। ये पीप क्या है, पीप हमारे पास वेंटिलेटर से रिलेटेड है, जो कि आप 7th सेमेस्टर में इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। तो ये हमारे पास छोटा सा यूनिट था। इसमें अगर आपको कोई से क्वेश्चन वगैरह हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।